दोस्तों दुनिया के चाहे कोई भी माता पिता हो, उनका अगर लड़का होशियार है यानी बेटा होशियार है तो उसको भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अगर बेटी होशियार होती है तो उसको भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर एक बाप जो बेहद ही गरीब है, उसकी जो बेटी है ये पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती है, आईएएस अफसर बनना चाहती है। लेकिन इस बाप के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपनी बच्ची की उतनी अच्छी तरीके से परवरिश करा सके और इतनी अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई करा सके। लिहाजा ये जो बाप होता है एक साहूकार के पास पहुंचता है और उससे 1 लाख रुपए का कर्ज मांगता है। अच्छा, जो साहूकार था वो उससे 1 लाख रुपए के कर्ज लेने के पीछे की वजह पूछता है। वो पूछता है कि 1 लाख रुपए का तुम क्या करोगे। तो ये जो व्यक्ति होता है ये बताता है कि साहब, मेरी जो बड़ी वाली बिटिया है ये पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार है और उसका सपना है और मेरा भी सपना है कि वो पढ़ लिख कर आईएएस बन जाए, और वो आईएएस बनना चाहती है। लेकिन उसकी पढ़ाई और लिखाई के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ से कर्ज मिल जाएगा तो कम से कम हमारी बिटिया की जो पढ़ाई है ये अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपके कर्ज का क्या है, हम तो थोड़े थोड़े करके चुका देंगे। क्योंकि ये जो बाप था, ये बाप भी नौकरी किया करता था, इसकी जो पत्नी थी वो भी नौकरी किया करती थी। घर में जो बड़ी बिटिया थी ये आईएएस बनना चाहती थी, उसकी एक छोटी बहन भी थी और एक छोटा भाई भी था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये व्यक्ति वो 1 लाख रुपए कर्ज के लेकर घर जाता है। उससे अपनी बिटिया के लिए किताबों से लेके कापियों से लेके हर चीज़ खरीद के देता है। उसको साथ के साथ एक मोबाइल भी खरीद के देता है, क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में पढ़ाई लिखाई में मोबाइल का अहम योगदान है। दोस्तों कहा जाता है कि मोबाइल के बिना आजकल पढ़ाई लिखाई असंभव ही नहीं है, यानी संभव ही नहीं है। अब ऐसे में ये जो बाप था अपनी बिटिया को मोबाइल फ़ोन भी दिलवा के देता है, सारी चीज़ें बहुत ओके तरीके से उसके लिए मेंटेन करता है। लेकिन इस बाप को नहीं पता था कि जिस बिटिया को ये पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाना चाहता है, उसी बिटिया के साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके बाद में इस परिवार के ऊपर गमों का पहाड़ टूट जाएगा। दोस्तों इस बच्ची को भी ये नहीं पता था कि उसके साथ में आगे क्या होने वाला है। यकीनन दोस्तों इस बच्ची के साथ में कुछ इतना ज़्यादा भयानक होता है कि जिसको जब आप लोग सुनेंगे तो उन सारी चीज़ों को लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुश्किल है। तो पूरी कहानी मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस तरीके से आप हमें हमारे ट्रू क्राइम सफ़र पर प्यार देते हैं, उसी तरीके से इस चैनल पर भी प्यार दीजिए। आपकी मेहनतों का नतीजा है कि 6500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अभी चैनल शुरुआती फेज़ में है, तो आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की अगर मैं बात करूं तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर जिसको हम लोग उन्नाव के नाम से भी जानते हैं। और इसी उन्नाव के अंदर एक जगह लगती है सिटी कोतवाली क्षेत्र। और दोस्तों ये जो सिटी कोतवाली क्षेत्र है, इसी सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है हुसैनपुर। और इसी हुसैनपुर इलाके के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर परिवार के मुखिया हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बड़ी वाली बिटिया है जो आईएएस बनना चाहती है, उससे एक बेटी छोटी है, उससे एक बेटा छोटा है। अब ये जो परिवार वाले थे, 10 नवंबर साल 2022 की ये बात है। 10 नवंबर साल 2022 को ये जो परिवार वाले थे सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाते हैं। छोटी वाली जो बिटिया थी ये भी स्कूल के लिए चली जाती है, और जो छोटा वाला भाई था वो भी स्कूल के लिए निकल जाता है। यानी घर के अंदर महज अगर कोई बचा था तो वो बड़ी वाली बेटी बची हुई थी जो आईएएस की तैयारी कर रही थी। दोस्तों तकरीबन सुबह 11:30 से 12 बजे के आसपास जो छोटी वाली बहन होती है, जब वो अपने घर के अंदर आती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि उसके घर का जो दरवाज़ा है ये कुछ इस तरीके से खिला हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। और इस लड़की को ऐसा लगता है कि शायद इस घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे नहीं आना चाहिए था। उसके बाद में ये लड़की आगे बढ़ती है। अब जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे अपने घर के आंगन में खून के कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं। लड़की डर जाती है, सहम जाती है। उसके बाद में ये अपनी दीदी को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ती है। दोस्तों जैसे ही ये अपनी दीदी को देखती है, इसके तो होश ख़राब हो जाते हैं। दरअसल इसकी जो बहन थी ये नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी, जिस्म से खून ज़ारों कतार बह रहा था। अब ये हालत देखकर ये जो लड़की थी चीखने और चिल्लाने लग जाती है। इस लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर मोहल्ले पड़ोस के जो लोग होते हैं वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी देर में ये जो लड़की थी अपनी बहन को एक चादर से ढांप चुकी थी, क्योंकि उसकी बहन के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। सारे लोग पहुंचते हैं। जब इस तरीके का मंजर उस घर के अंदर देखा जाता है तो दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए थे। लिहाजा ये लड़की होती है तुरंत अपने माँ और अपने पिता को कॉल करती है और कहती है कि दीदी के साथ में पिताजी कुछ इस तरीके से हो गया है, आप लोग जल्दी से घर पे आ जाइए। अब जैसे ही ये पति पत्नी इस तरीके की बात सुनते हैं, उनको तो जैसे मानो काटे खून नहीं, वो परेशान हो जाते हैं एकदम से। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें।
दौड़े दौड़े भागे भागे बेचारे अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो बात छोटी बिटिया ने जो बताई थी वो 100% सच थी। जो बड़ी वाली बिटिया थी, जो आईएएस की तैयारी कर रही थी, जिस पे ये परिवार पूरा नाश करता था, और वो लड़की जो बड़े होकर वाकई आईएएस अफसर बन भी जाती। लेकिन आज उन्हीं के घर में किसी ने उनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। जिस्म नग्न अवस्था में है, जिस्म से खून बह रहा है, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। अब शुरुआत में लोगों को यही लग रहा था कि ये मामला दुष्कर्म का मामला है, लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अच्छा, पुलिस में जब इस तरीके की सूचना मिलती है तो पुलिस भी इस पूरे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा सतर्क होती है। तुरंत अपनी पीसीआर वैन निकालती है और उसके बाद में तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। और दोस्तों, जब तक वहां पुलिस पहुंची थी, जब तक लोगों की एक भीड़ उस घर के अंदर जमा हो चुकी थी। हर कोई तरह तरीके की बातें कर रहा था। कोई कह रहा था कि जो भी कातिल हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें चौराहे पर फांसी लगाना चाहिए। पुलिस पहुंचती है, सबसे पहले उस पूरे घर की बहुत ही बारीकी के साथ में समीक्षा करती है। दोस्तों, घर देखने के बाद में ये अंदाज़ा लगता है कि शायद ये लड़की मरने से पहले बहुत ज़्यादा झटपटाई है। जिसने भी इसका कत्ल किया है या फिर जिसने भी इसके साथ में इस बर्बरता से ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया है, उसकी वजह से ये लड़की झटपटाई हुई घर के अंदर भागी है, जिसकी वजह से ये जो खून के छींटे हैं ये पूरे घर के अंदर मौजूद हैं। अब लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम भेजने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जो गांव के लोग थे वो डेड बॉडी को वहां से उठने ही नहीं देते हैं, बल्कि गांव के लोग ये कह रहे थे कि जो भी आरोपी हैं, जिसने भी इस बच्ची के साथ में, इस होनहार बच्ची के साथ में गैंग रेप किया है, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब दोस्तों, पुलिस वालों के ऊपर जब गाँव वालों का और गांव वालों का और मोहल्ले पड़ोस के लोगों का जब प्रेशर पड़ता है तो पुलिस वाले इस पूरे मामले के अंदर सबसे पहले लड़की के घर वालों से पूछताछ करते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश है, या फिर इस घर के अंदर ऐसे कौन लोग हैं जिनका आना जाना अक्सर इस घर के अंदर रहता था। अब जो परिवार वाले होते हैं वो सारी बात डिटेल में पुलिस वालों को बताते हैं। अच्छा, परिवार वालों की ये बात सुनकर पुलिस वालों का जहन दो लोगों के ऊपर जाता है और इन दो लोगों के ऊपर पुलिस को शक हो जाता है। लिहाजा शक के आधार पर ही पुलिस इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके पहुंचती है, क्योंकि दोस्तों पुलिस को ऐसा लग रहा था कि अगर इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो भले ही इस कत्ल के पीछे ये लोग ना हों, लेकिन इस कत्ल के पीछे कौन हो सकता है, शायद ये लोग ये ऐसा कुछ पता बता दें। अब ऐसे में जब पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों पुलिस से कहते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, बल्कि जिस दिन ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उस दिन तो हम लोग यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। बल्कि उन दोनों लोगों ने पुलिस के सामने वो प्रूफ भी रखे जो उस समय जहाँ पर मौजूद थे उस जगह के प्रूफ रखे। अच्छा, पुलिस को जब इस पूरे मामले में कुछ मिलता नहीं है तो पुलिस आखिरकार इन दोनों को बाइज्जत बरी कर देती है। अब दोस्तों, पुलिस बड़ा यहाँ पर कश्मकश में थी, लोगों का प्रेशर पड़ रहा था, लगातार मामला हाई प्रोफाइल हो रहा था और ऐसे हाई प्रोफाइल होते हुए मामले में पुलिस किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसलिए पुलिस अब ये देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार इस पूरे केस का खुलासा कैसे हो। यहीं पर छानबीन में पुलिस को आखिरकार उस लड़की का मोबाइल मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि उस मोबाइल का जो लॉक था वो लॉक पैटर्न लॉक था और पैटर्न लॉक को खोल पाना ये पुलिस के लिए असंभव था। अब ये मुश्किल ये थी कि अगर पैटर्न लॉक तोड़वाया जाए तो हो सकता है कि डाटा इरेज हो जाए। अगर डाटा इरेज हो गया तो फिर कैसे पता चलेगा कि लड़की के फ़ोन में आखिरकार कुछ मिला या फिर नहीं मिला। दोस्तों, 2 दिन की तगड़ी मशक्क़त चलती रहती है और 2 दिन की कर्री मशक्क़त के बाद में आखिरकार इस लड़की का जो फ़ोन होता है, उस फ़ोन का जो पैटर्न लॉक होता है, ये पैटर्न लॉक खुल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो पैटर्न लॉक खुलता है और इस पैटर्न लॉक खुलने के बाद में उस बच्ची के फ़ोन से जो चीज़ें मिलती हैं उसे देखने के बाद में ये जो पूरा केस था, ये पूरा केस 90 डिग्री तक पलट जाता है। दरअसल दोस्तों, जब पुलिस ने इस लड़की का मोबाइल नंबर खंगाला था तो इसके मोबाइल नंबर खंगालने पर एक ऐसा नंबर मिला था जिस नंबर पर लगातार ये जो लड़की थी वो चैट कर रही थी। अब ये नंबर किसका था ये जानना पुलिस के लिए बेहद ही ज़रूरी था। उसके बाद में पुलिस वाले जब उस नंबर का पता निकालते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर तो किसी राजा नाम के व्यक्ति का है जो कि रहने वाला रावतपुर का है। लिहाजा 2 दिन की कड़ी मशक्क़त, पुलिस की मेहनत रंग लाती है। आखिरकार जो राजा होता है ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अब राजा जब पुलिस की गिरफ्त में आता है तो पुलिस राजा से पूछताछ करती है, लेकिन राजा कभी पुलिस को कुछ बताता है तो कभी कुछ बताता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस समझ चुकी थी कि जो राजा है ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा पुलिस राजा के ऊपर सख्ती दिखाती है। जब पुलिस राजा के ऊपर सख्ती दिखाती है तो जो राजा होता है आखिरकार पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में बताता है कि ये जो लड़की थी जो आईएएस की तैयारी कर रही थी
ये कोई गैर नहीं थी बल्कि उसकी बहुत ही ज़्यादा जिगरी दोस्त थी। आगे ये लड़का पुलिस को बताता है कि मैं भी आईएएस की तैयारी करता हूँ और ये लड़की भी आईएएस की तैयारी करती है। तो उसी समय हमारी एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उसके बाद में हम लोग अक्सर फ़ोन पे बातचीत कर लिया करते थे। 10 नवंबर साल 2022 की ये बात है कि जब ये लड़की अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं आती है। उस समय मैं इसको कॉल करता हूँ और इससे पूछता हूँ कि आखिरकार तुम आज आई क्यों नहीं हो। तो ये लड़की बताती है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और उसके माँ और उसके पिता भी घर पर नहीं हैं, इसलिए आज वो घर पे ही रुकेगी। अब जैसे ही वो ये बात कहती है कि आज वो घर पे ही रुकेगी, अकेली है, तो उस समय मैं उससे ज़िद करता हूँ कि मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो लड़की साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे घर पे नहीं आ सकते। लेकिन ये लड़का पिछले आधा घंटे से उस लड़की को समझा रहा था। आखिरकार ये किसी तरीके से उस लड़की को कन्विंस करने में कामयाब रहता है। उसके बाद में ये अपनी बाइक उठाता है और चला जाता है उस लड़की के गाँव। लेकिन दोस्तों, उस लड़की के गांव पहुंचने से पहले ही अपने एक दोस्त से भी मिला था और उस दोस्त ने इसे राय दी थी कि तुम जब अपनी प्रेमिका या अपनी दोस्त से मिलने जा रहे हो तो शक्तिवर्धक गोलियां ले जाना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है, ऐसा उसने बोला था। और उसके बाद में जो लड़का था आखिरकार शक्तिवर्धक गोलियां लेकर उस लड़की के घर पे पहुंच जाता है। वो जो लड़की थी वो इसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद में वो गेट खोलती है, इसके लिए पानी लेके आती है और उसी पानी के साथ में जो लड़का था ये उन शक्तिवर्धक गोलियों को खा लेता है। लेकिन दोस्तों, जब ये लड़का उन शक्तिवर्धक गोलियों को खा रहा था तो वो लड़की इससे पूछ भी रही थी कि तुम ये क्या खा रहे हो। तो ये लड़का कहता है कि नहीं, बस ये एक छोटी सी दवा है जिसके बाद बस मज़ा आने वाला है। लेकिन वो जो लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, वो उन टैबलेट्स के रैपर्स को देख लेती है और वो समझ जाती है कि इसने शक्तिवर्धक गोलियां खाई हैं, इसलिए वो इस लड़के से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जैसा तुम सोच के आए हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो महज एक दोस्त हैं और दोस्त की तरह अगर तुम आए हो तो ठीक है, अन्यथा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये जो लड़का था अब शक्तिवर्धक गोलियां खा चुका था, इसलिए ये अपनी उस दोस्त के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। वो लड़की विरोध करती है, लेकिन वो उसका दोस्त था इसलिए उस हद तक विरोध नहीं कर पाती है जिस हद तक उसे करना चाहिए था। लेकिन ये जो लड़का था ये आखिरकार उस लड़की के ऊपर काबू पा लेता है और उसके बाद में ये उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, थोड़ी देर तो उसके साथ में ये बेरहमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता है और वो लड़की थी बार बार इससे यही कह रही थी कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन इस लड़की के जहन में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही थी कि यहाँ पर होने क्या भला है। और थोड़ी ही देर के बाद में इस लड़के की जो नज़र थी वो बेडशीट पर पड़ती है। वो बेडशीट पूरी खून से तरबतर हो चुकी थी। उसके बाद में लड़का घबरा जाता है, उठ खड़ा होता है। उसके बाद में वो लड़की कहती है कि देखो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो लड़का था ये घबरा चुका था। ये कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी बहन का आने का भी समय हो चुका है और अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा तो कोई हमें देखेगा, बातें भी करेगा। लेकिन वो लड़की कह रही है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, अगर मेरी जान बच जाती है तो इससे बेहतर क्या है, तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। लेकिन ये जो लड़का था ये सीढ़ियों की तरफ भागता है और पीछे के दरवाजे से कूद कर वहाँ से निकल जाता है। लड़की पीछे पीछे उसके भागती है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। लेकिन उस दरिंदे के, उस व्यक्ति के जहन पर, उसके दिमाग पर किसी भी बात का कोई असर नहीं था। उसके बाद में वो भाग चुका था। लड़की बेचारी थोड़ी देर तक तो वहाँ पर इधर उधर भागती है, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद में उसकी बहन आती है। जब वो अपनी बहन को इस स्थिति में देखती है, चीखने लगती है, लोग आते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो पुलिस इसी नतीजे पे पहुंचती है कि एक ऐसा दरिंदा जो एक लड़की का महज एक दोस्त था और उस दोस्त ने उस अकेली लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसके साथ में बेरहमी से रेप किया। और बल्कि ना कि रेप किया, बल्कि जब वो लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, उसके इंटरनल पार्ट में बहुत ज़्यादा डैमेजेस आए, तो उसके बाद में ये उसको हॉस्पिटल भी लेकर नहीं गया और इस तरीके से एक होनहार लड़की की जान चली गई। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि कभी कभी गलत दोस्ती भी, गलत तरीके से इंसान से अगर दोस्ती हो जाती है गलत इंसान से, तो वो उसकी ज़िंदगी पर भी भारी पड़ सकती है और ये आज की इस कहानी में हुआ। तो इस कहानी का अगर हम देखें, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कभी भी किसी को भी, किसी भी लड़की को, किसी भी अपने दोस्त को अकेले में मिलने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। और ऐसे में, क्योंकि जो लड़के होते हैं, मैं सब लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं और यहाँ पर इस दरिंदे ने भी ऐसा ही किया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी सोचते हैं इस पूरी कहानी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।